हेलो स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो नंबर 15 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ एग्जांपल्स को लेकर हमने डिस्कस किया और देखा कि कहाँ पर संरचना D2sp3 हो रही, कहाँ पर sp3D2 हो रही है, कब DsP2 होगा, कब sp3 होगा। बट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो पूर्ण रूप से जो है बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ढेर सारे लिमिटेशन थे। तो देखेंगे हम कि इसमें क्या कमियां थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की में क्या क्या कमियां थी। नेक्स्ट हमारा है लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BPT। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से नई थ्योरी आई, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो फर्स्ट हमारा दैट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये थ्योरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहला पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उपसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की चुंबकीय गुण को एक्सप्लेन करने में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल रही, अपने से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। पहले से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम बता देते थे कि इस कंपाउंड में कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, तब हम उसकी बॉन्डिंग करते थे, उसका हाइब्रिडाइजेशन करते थे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस प्रॉपर्टी को CFT में एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट, इट डज नॉट provide exact explanation regarding इसके अबाउट एक्सप्लेन नहीं कर पाया रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ फोर कोऑर्डिनेट्स, यानी 4 कोऑर्डिनेशन संख्या वाले कॉम्प्लेक्सेस के, 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज वेदर दीज आर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेन। तो ये थ्योरी पूर्ण रूप से इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन संख्या 4 है तो उसकी संरचना टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी। इसको एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी फेल रही, नहीं एक्सप्लेन कर पाई। इट डज नॉट एक्सप्लेन, और क्या नहीं कर पाई, इट डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड होगा, कौन सा कलर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स के कलर को और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी सफल नहीं रही। क्लियर है। इसके अलावा ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी डज नॉट explain as to why in some case inner orbitals and in some case outer orbitals are used in hybridization। क्लियर। तो ये थ्योरी इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कहीं कहीं पर हम इनर ऑर्बिटल को यूज कर रहे हैं, कहीं कहीं पर आउटर ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर रहे हैं। क्यों ऐसा? भाई हमने तो कह दिया कि इनर ऑर्बिटल होगा तो लो स्पिन होगा, और यदि आउटर ऑर्बिटल होगा तो हाई स्पिन होगा, संकरण हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, संरचना ही होगी। लेकिन क्यों
इस बात को एक्सप्लेन करने में थ्योरी असफल रही कि क्यों कहीं कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन में, संकरण में आउटर ऑर्बिटल भाग ले रहा है और कहीं कहीं पर इनर ऑर्बिटल भाग ले रहा है। क्लियर है? तो ये थ्योरी में बहुत ढेर सारी कमियां थी, इसलिए एक नई थ्योरी आई जिसको हमको डिस्कस करना है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट हमारी थ्योरी, दूसरी थ्योरी है क्रिस्टल, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी था। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या इसी को बोलते हैं शॉर्ट में CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर? जिस थ्योरी को एक्सप्लेन किसने किया? दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन बाय, या इस थ्योरी को डेवलप करने वाले कौन थे? इट वाज एक्सप्लेन बाय, या लिख सकते हैं CFT। CFT वाज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर? क्रिस्टल क्षेत्र थ्योरी जिसको बोलते हैं, वाज डेवलप्ड बाय या एक्सप्लेन्ड बाय, जैसे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया था, डेवलप किया था, वैसे CFT वाज एक्सप्लेन्ड बाय H. Beath एंड P. Bleek, दो साइंटिस्ट थे, H. Beath और V. Bleek के द्वारा CFT को डेवलप किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक मेजर डिफरेंस है, वो क्या है? तो जब मेन डिफरेंस, द मेजर डिफरेंस, यहीं पर थोड़ा सा देख लेंगे, द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी BBT एंड CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT थ्योरी के बीच में क्या मेन डिफरेंस है? दैट इज जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्डिंग जो है मेटल आयन और लिगेंड के बीच में प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड होता है। दैट इज इन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग इन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड इज प्योरली कोवैलेंट होता है, बट इन CFT बॉन्डिंग इन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड, मेटल आयन और लिगेंड के बीच में, मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, आयनिक बॉन्ड होता है। क्लियर? देखिए मेजर डिफरेंस CFT और BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बीच में मेन डिफरेंस ये है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मेटल आयन और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग प्योरली कोवैलेंट था, जबकि CFT में मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग है वो प्योरली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड होता है। अब हम डिस्कस करें यहाँ से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है हेडिंग हमारा द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं? तो पहला, फर्स्ट, द मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो मेटल आयन है, द मेटल आयन, वही सेंट्रल मेटल एटम, मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप संयोजन यौगिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल आयन आर सराउंडेड बाय, मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर सराउंडेड बाय, किससे घिरे हुए होते हैं? सराउंडेड बाय लिगेंड्स, सराउंडेड बाय लिगेंड्स हैविंग लोन पेयर, जिनके पास क्या होता है? हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? क्या कह रहा है कि लेकिन CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेटल आयन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मेटल आयन है, केंद्रीय परमाणु, वो
लिगेंड्स चारों तरफ से लिगेंड से घिरा हुआ होता है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आगे बात ये कर रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, जितने भी लिगेंड्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ लिगेंड, जितने भी प्रकार के लिगेंड्स हो, चाहे जो भी लिगेंड हैं, आर उनको इमेजिन किया गया। ऑल टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर रिगार्डेड एज, या इमेजिन इनको जिनको किया गया एज पॉइंट चार्ज, इनको चार्ज के रूप में माना गया। ये कहा गया कि जितने भी लिगेंड्स हैं, जिस भी टाइप के लिगेंड हैं, सबको पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर किया गया कि जो लिगेंड्स हैं वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे। क्लियर। आगे द इंटरेक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में, द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन, भाई दो ही इंटरेक्शन हो रहा है मेटल और लिगेंड के बीच में, द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड, इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड इज प्योरली क्या होगा, कोवैलेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, आयनिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर। आयनिक होगा, आयनिक बॉन्ड। क्लियर। ये बातें कही गई किसमें, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, जबकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहा गया कि कोवैलेंट है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो बॉन्डिंग हो रही है, वो पूर्ण रूप से क्या होगी, दैट इज आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। क्लियर है। आगे क्या कह रहे हैं कि जो लिगेंड्स हैं सराउंडिंग द मेटल आयन, द लिगेंड्स, जो लिगेंड उपस्थित है किसके अराउंड, मेटल आयन में, लिगेंड्स अराउंड द मेटल आयन, लिगेंड्स अराउंड मेटल आयंस प्रोड्यूस, मेटल आयन के चारों तरफ जो लिगेंड उपस्थित हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो लिगेंड के, मेटल आयन के चारों तरफ जो लिगेंड उपस्थित हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इन्फ्लुएंस एनर्जी, एंड दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड influence energy of the orbitals of central metal ion, especially d orbitals। क्लियर। तो ये कहा गया कि जो लिगेंड्स हैं वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं, और सारे लिगेंड्स जो हैं वो मेटल आयन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना रहे हैं, और लिगेंड जो मेटल आयन के चारों तरफ हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी इन्फ्लुएंस करती है सेंट्रल मेटल आयन के ऑर्बिटल, स्पेशली डी ऑर्बिटल्स को। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आगे क्या कहा गया कि जो 5, अब हम डी ऑर्बिटल की बात करेंगे, स्पेशली 5 डी ऑर्बिटल। तो इन केस ऑफ फ्री आयन, जब आयन फ्री हो, इन द मेन यही से हम डायग्राम, इसी पॉइंट से हम डायग्राम ड्रॉ करने में हमको हेल्प होगा। इन द केस ऑफ फ्री आयन, जब आयन फ्री हो मतलब लिगेंड से ना जुड़ा हुआ, जब आयन फ्री हो लिगेंड से ना जुड़ा हुआ हो, इन द केस ऑफ फ्री मेटल आयन, ऑल द 5, भाई डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 5 ही होते हैं, ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं, जितने 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, हैव सेम एनर्जी, सभी 5 डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, एंड दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड, इसलिए इन ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, जिनकी एनर्जी सेम होती है, दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो वो डी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होगी, तो जब मेटल आयन लिगेंड से नहीं जुड़ा होगा
उस समय सभी 5d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है और इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। वो 5d ऑर्बिटल जब उनकी एनर्जी सेम हो, एक लेवल में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5 है, इनकी एनर्जी सेम है, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब ये है कि सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, द 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल, 5 डीजेनरेट d orbitals, 5 degenerate d orbitals of metal ion split, वो टूटते हैं, split into different sets of orbital, वो टूट जाते हैं different sets of orbitals having different energy, और जब वो स्प्लिट करते हैं तो उनकी एनर्जी भी सेम होती है, डिफरेंट एनर्जी, हैविंग डिफरेंट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड की उपस्थिति में, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ ligands, and this is called crystal field splitting, CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इसी को कहते हैं। इसको मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन करती हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है। देखिए फिर से देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, हम फिर से देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कह रहा है। तो हमने लिख दिया, लेकिन इसको दिमाग में रखने के लिए इसको समझना जरूरी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कह रहा है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, उसमें जो मेटल आयन होता है वो चारों तरफ से, मेटल आयन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो लिगेंड जिनके पास लोन पेयर है उससे घिरा होता है। मतलब मेटल आयन के चारों तरफ लिगेंड्स जो है घिरे हुए होते हैं। पॉइंट नंबर 2, जितने लिगेंड्स हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के लिगेंड्स हो, सबको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर किया गया। उनको बताया गया कि हाँ ये पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहे हैं। फिर ये कहा गया कि लिगेंड और मेटल आयन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब लिगेंड और मेटल आयन के बीच में आपस में ओवरलैपिंग होगी, ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो बॉन्डिंग हो रही है, वो पूर्ण रूप से आयनिक बॉन्ड होगा। इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है। आयनिक बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्डिंग, इसमें प्योरली आयनिक बॉन्ड बन रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि जो लिगेंड्स मेटल आयन के चारों तरफ उपस्थित हैं, जो लिगेंड मेटल आयन के चारों तरफ उपस्थित हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि लिगेंड जब मेटल आयन से जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो प्रभावित होती है। आई बात समझ में। जब तक मेटल आयन लिगेंड से नहीं जुड़ा हुआ है तब तक डी ऑर्बिटल्स, दिमाग में रखें कि डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। सारी कहानी डी ऑर्बिटल से संबंधित है। डी ऑर्बिटल कितने हैं? 5 हैं। और जब मेटल आयन लिगेंड से नहीं जुड़ा है, फ्री है, स्वतंत्र है, तो पांचों को 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होगी, उसे डीजेनरेट ऑर्बिटल है। सिंपल शब्द हो गए। लेकिन जैसे ही मेटल आयन लिगेंड के संपर्क में आएगा, बॉन्डिंग करेगा, और जब बॉन्डिंग करना होगा तो जो लिगेंड जब मेटल आयन के संपर्क में आएगा तो लिगेंड पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा, उसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल्स, मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी प्रभावित होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह जब एनर्जी प्रभावित होगी तो वो जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाएंगे, टूटेंगे, और जब डी ऑर्बिटल 2 भागों में टूटते हैं या 2 से अधिक भागों में जब टूटते, जब डी ऑर्बिटल को मिला के डी ऑर्बिटल एक लेवल में, एक एनर्जी लेवल में ना रह करके अब वो 2 टूट जाएंगे। जब उनकी स्प्लिटिंग होगी तो डी ऑर्बिटल्स जो एक एनर्जी लेवल में थे अब उनकी एनर्जी भी डिफरेंट हो जाएगी।
क्लियर है। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो सिंपल से शब्दों में आप कह सकते हैं कि जब मेटल आयन के साथ लिगेंड बॉन्डिंग बनाता है तो लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और टूटने की वजह से जब वो टूटते हैं तो कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। तो इस तरह से डी ऑर्बिटल का स्प्लिट होना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आई बात समझ में? दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको दोनों कॉम्प्लेक्स में अलग अलग डिस्कस करेंगे, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, क्योंकि हमने स्प्लिटिंग देख ली, अब इसको डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड, दोनों को अलग अलग डायग्राम। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो अब देखिए, जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो क्या होता है? तो पहले तो स्प्लिटिंग होने से पहले तो मेटल आयन फ्री होगा। जब मेटल आयन फ्री होगा तो उसकी एनर्जी सेम होगी। तो देखिए, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास क्रिस्टल, पहले हमारे पास जो है जो ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी इक्वल थी। कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, सबकी एनर्जी इक्वल थी। और इन ऑर्बिटल को हम क्या कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड, इनकी एनर्जी सेम है और इन्हें बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है? ये डी ऑर्बिटल्स है कब, जब फ्री आयन है। आपका आयन क्या है, फ्री आयन है, फ्री आयन डी ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो जब फ्री आयन डी ऑर्बिटल्स है तो इनकी एनर्जी इक्वल है। और जैसे ये लिगेंड से जुड़ते हैं, जब ये लिगेंड से जुड़ते हैं तो इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। जब स्प्लिटिंग होती है तब देखिए, अब डी ऑर्बिटल कौन कौन से, इनके नाम आपको याद होंगे। 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और आपका डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। 5 हैं, जिसमें से 3 जो हैं, 3 ऑर्बिटल इन बिटवीन एक्सिस। क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपने पढ़ा है डी ऑर्बिटल की संरचना कैसी होती है, कौन कौन से 5 डी ऑर्बिटल है, उनकी संरचना कैसी है, इसको बना रखा है सबने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। तो 5 डी ऑर्बिटल थे, जिसमें से डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जो है ये एक्सिस के बीच में बनते हैं, जबकि डी एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर जो है इन बिटवीन एक्सिस बनते हैं। ये एक्सिस के बीच में बनते हैं और ये एक्सिस पे बनते हैं। ये एक्सिस के अलॉन्ग बन रहे हैं, ये इन बिटवीन एक्सिस बन रहे हैं। इनका ओरिएंटेशन अलग होगा, इनका ओरिएंटेशन अलग होगा। तो जब स्प्लिटिंग होगी तो 3 ऑर्बिटल्स जो है लोअर एनर्जी हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी वाले हो जाएंगे और 2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी वाले हो जाएंगे। क्लियर है? तो जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं, जो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसको कहेंगे ईजी। और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड 3, इसको कहते हैं T2G जब स्प्लिटिंग हो जाती है तो। क्लियर है? इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।